चूँकि दिहाड़ी नज़दीक आ रहा है, इस कारण मन लगा के पढ़ो। 1857 की क्रांति तो पहले से पढ़े ही हो, लेकिन इसका क्लास 12 का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो कि थियरी में इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इस पेज से क्या क्या सवाल बनेगा। पहला, 1857 का आंदोलन शुरुआत कब और कहाँ से हुआ? तो कब हुआ? 10 मई। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, दोपहर में। कब हुआ? दोपहर में। ठीक है, फिर है, मेरठ में विद्रोह शुरू होने के बाद सिपाहियों ने सबसे पहले किस चीज़ पे हमला किया? तो सबसे पहले शस्त्रागार को ही लूटेगा, जहाँ हथियार गोला बारूद था। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे लूटा गोला बारूद। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से कब हुई? 10 मई। दिल्ली कब पहुँचे? 11 मई। ठीक है, 10 मई 1857 का जब विद्रोह हुआ दोपहर में, तो उस समय मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले किसके सेना के द्वारा की गई? तो पैदल सेना। सबसे पहले देखो, जो पैदल रहेगा नीचे, वही तो सबसे पहले विद्रोह करेगा, घुड़सवार करेगा। हाँ, स्थानीय ग्रामीण, ब्रिटिश अधिकारी नहीं ना। अब इस पेज से सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों ने सामान्यतः अपना सैनिक कार्रवाई की शुरुआत किस प्रकार की? तो कैसे शुरुआत किया सैन्य कार्रवाई? सबसे पहले तो शस्त्रागार उठ बातचीत करेगा, घोषणा पत्र देगा, गुप्त रूप से भागेगा नहीं ना। शाम को तोप या गोले का बिगुल बजा के कुछ इंडिकेशन देते थे, तोप छेड़ देता, बिगुल बजा देता, कुछ इंडिकेशन देता। 1857 के विद्रोह के दौरान बड़े शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली, बड़े शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली में आम जनता और विद्रोहियों के गुस्से का शिकार मुख्य रूप से कौन स्थानीय लोग बने? तो बड़े शहर में शिकार कौन लोग बने? तो बड़े शहर में शिकार साहूकार बने, अमीर लोग बने। ठीक है, ये लोग बने। दिए गए पृष्ठ के संदर्भ के आधार पर फिरंगी शब्द के बारे में बताना है। फिरंगी शब्द क्या था? तो फिरंगी एक फारसी भाषा का शब्द था, जो संभवतः फ्रैंको यानी कि फ्रांसीसी से निकला था। इसका प्रयोग कभी कभी अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता था। ठीक है, इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी किया जाता है, जो कि फारसी शब्द है, फ्रांस से नाम पड़ा इसका। अब यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो उसकी प्रकृति के बारे में बताना है और शुरुआती पैटर्न के बारे में बताना है। 1857 के विद्रोह के दौरान अलग अलग छावनियों में विद्रोह का घटनाक्रम पूरी तरीके से अप्रत्याशित और एक दूसरे से अलग था, जिससे सिद्ध होता है कि इनके बीच कोई आपसी योजना या समन्वय नहीं था। गलत है। कहाँ पे गलत है, किस पॉइंट पे गलत है? तो गलत इस बात पे है कि विद्रोहियों का ढर्रा के अंतर्गत पहली लाइन में लिखा है कि यदि इन विद्रोहियों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते। हर छावनी में विद्रोह की घटना कमोबेश एक जैसा था, जो कि एक समन्वय की ओर इशारा करता है। मतलब जो पैटर्न अलग अलग बोल रहा है, वो पैटर्न एक जैसा था और हर एक घटना के बाद दूसरा घटना लगता था। ठीक है, तो आपसी समन्वय था। ठीक है, अलग नहीं था। दूसरा बोल रहा है, विद्रोह की शुरुआत की विशिष्ट संकेतों में शाम के समय तोप गोला दागना, बिगुल बजाना शुरुआत था, जिसके तुरंत बाद सबसे पहले समाचार माध्यमों से जैसे टेलीग्राफ दफ्तरों को नष्ट किया। देखिए, यहाँ तक लाइन सही है कि संकेत जो है लोग शाम में तोप पर गोला दाग के देता था, लेकिन सबसे पहले टेलीग्राफ को नष्ट नहीं किया, शस्त्रागारों को नष्ट किया था। किसको नष्ट किया था सबसे पहले विद्रोहियों ने? एक सेकेंड, देखो इस सवाल पे थे, देखो साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले शस्त्रागार पे कब्जा किया, उसके बाद
टेलीग्राफ पे हमला किया, रिकॉर्ड रूट पे हमला किया और बंगलों पे हमला किया है। ठीक है। तीसरा कथन ये है कि विद्रोही की घोषणा होते ही केवल सैन बैरिकों तक सीमित न रहकर इसने एक चौतरफा नागरिक विद्रोह का रूप ले लिया, जहां शासन की सत्ता और सामाजिक सोपान की सार्वजनिक अवहेलना होती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो विद्रोह का जो स्वरूप है ये केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, जबकि एक नागरिक विद्रोह में बदल गया, जहां शासन की सत्ता और सामाजिक सोपान एक सार्वजनिक अवहेलना की गई। ठीक है। तो नागरिक विद्रोह में बदल गया सैन्य विद्रोह से। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान शहरी क्षेत्र में भड़के नागरिक असंतोष और सामाजिक हिंसा के कारणों का विश्लेषण कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ, नागपुर बड़े शहरों में जो हुए उसमें किस पे अटैक हुआ था? शाहूकार अमीर लोगों पे। और आम जनता के तीव्र गुस्सों का सामना क्यों करना पड़ा, इसका बताए कथन। इन्हीं लोगों पर अटैक हुआ, 21 लिए करना पड़ा। विद्रोही इन धनवान वर्गों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रमुख सहयोगी मानते, इसी कारण इन पे हमला किया। ये सही है। आम किसान और विद्रोही इन साहूकार को अपना शोषक और उत्पीड़क देखते थे, उनकी आर्थिक बदहाली के जिम्मेदार के लिए इस कारण भी इन पर अटैक हुआ। ये कथन गलत है। विद्रोही सैनिक केवल ब्रिटिश संपत्तियों को नष्ट करना चाहते थे, परंतु आम जनता ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए अमीर घरों को निशाना बनाया, नष्ट करना चाहते थे। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है तो देखते हैं। पाठ में ऐसा कोई भी वचन नहीं दिखाया गया है कि सैनिक केवल ब्रिटिश संपत्ति तक सीमित रहना चाहते थे। यह विद्रोह एक एकीकृत रूप था, जहां ज़्यादातर जगह अमीर के घर बार बार लूटकर तबाह कर दिए गए थे, क्योंकि वे औपनिवेशिक व्यवस्था के ही हिस्से थे। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है, परंतु आम जनता ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए अमीर घर पे। व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों निकालेगा? इन लोग को क्यों करता था टॉर्चर अमीर के शाहूकार को? इस कारण ताकि समझता था कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता है इसी का ये भी हिस्सा है, तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना नहीं। ठीक है। अब ये इस पेज पे सवाल, सिस्टन कौन था और बातचीत के दौरान उसने किस प्रकार की वेशभूषा धारण की? तो बी, सिस्टन जो है एक सीतापुर का, कहाँ का? सौ से सिस्टन पुलिस इंस्पेक्टर था। जब वह सहारनपुर गया तब उसने हिंदुस्तानी कपड़े पहन रखे थे और वहाँ आलती पालती मारकर बैठा था। हिंदुस्तानी कपड़े पहन रखे थे, सैनिक वर्दी नहीं, यूरोपीय पोशाक नहीं, साधु नहीं। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहन के बैठा था, सीतापुर सहारनपुर गया। बिजनौर के तहसीलदार ने सिस्टन को संभावित विद्रोही या अपने दल का व्यक्ति क्यों मान लिया? क्योंकि जो सिस्टन है हिंदुस्तानी कपड़े पहना था और स्थानीय लोगों के जैसा दिख रहा था, इस कारण जो बिजनौर के तहसीलदार हैं इनको चकमा दे दिया, भ्रम पैदा हुआ। तो सिस्टन बताओ इतना बड़ा काम कर रहा है, बिजनौर के तहसीलदार को भ्रम दिया। अवध मिलिट्री पुलिस और 41वीं इन्फेंट्री के बीच कैप्टन हियर्से की सुरक्षा को लेकर उपजे विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाया गया? किसके बीच हो रहा है? अवध मिलिट्री पुलिस और 41वीं इन्फेंट्री के बीच लेके बवाल हो गया। किसको लेके बवाल हो गया? हियर्से के सुरक्षा को लेके। तो क्या कदम उठाया गया? हर रेजिमेंट में देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई गई। जब 41वीं इन्फेंट्री ने हियर्से को सौंपने या मारने की मांग की और मिलिट्री पुलिस ने इसे खारिज कर दिया, जो अवध मिलिट्री पुलिस था, तो आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए हर रेजिमेंट में क्या बुलाया गया?
पंचायत बुलाया गया। तो यहाँ से 3 शब्द याद रखना, अवध मिलिट्री पुलिस, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, कैप्टन हियर्स और पंचायत। इतिहासकार चार्ल्स बॉयल्स के अनुसार सिपाहियों की ये सामूहिक पंचायत रातों के समय कहाँ जुटती? तो रात का पंचायत कौन बता रहा है? तो रात में क्या करता है पंचायत में? बॉयल एक खाया। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ये कहानी बता रहा है चार्ल्स बॉयल। कहाँ पे बुलाई जाती थी? कानपुर सिपाही लाइन में। ये पंचायत कहाँ बुलाई जाती थी? कानपुर सिपाही लाइन में, ऊपर वाला। सिपाहियों के बीच आपस में आसानी से योजना बनाने और सामूहिक फैसले लेने का मुख्य कारण क्या था? वे सभी सिपाही लाइन में एक जैसी जीवन शैली जीते थे और एक ही जाति के थे, इसी कारण आपसी योजना बनाते थे। सिपाही लाने में एक साथ रहने के कारण उनकी जीवन शैली एक जैसी थी और वे अक्सर एक ही जाति के थे। इस सामाजिक एकता के कारण वे आसानी से इकट्ठा बैठकर सामूहिक फैसला लेते हैं। अब यहाँ पे अवध मिलिट्री पुलिस के किस ब्रिटिश अधिकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सिपाहियों पर थी? तो भारतीय सिपाहियों पर किसकी थी? ये अवध मिलिट्री पुलिस किसके पक्ष में था? कैप्टन हियर्से के पक्ष में था। अवध में कैसे याद करो? अवध में हियर किसको? ओझा सर को। लेकिन इसको मारना कौन चाहता था? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। इतिहासकार चार्ल्स बॉयल के अनुसार सिपाही लाइन में रातों को होने वाली पंचायतों से क्या संकेत मिलता? चार्ल्स बॉयल बताया है ना, कौन रात में पंचायत होता? कहाँ पे? कानपुर में। तो विद्रोही के पीछे एक सुव्यवस्थित योजना, समन्वय और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया थी। विद्रोही के पीछे रात के समय कानपुर सिपाही लाइन में जुटने वाला जो पंचायत था, इससे यह पता चलता है कि जो सिपाही लोग हैं वो सामूहिक रूप से भविष्य के फैसले ले रहे थे। चूँकि वो एक ही जीवन शैली के थे, एक ही जाति के थे, इसलिए अपने वो विद्रोह का योजनाकार और करता धरता खुद थे। मतलब वो लोग रणनीति बना रहा था। जैसे 41वीं इन्फेंट्री के बारे में बता रहा है, किस तरीके से वो लोग रणनीति बना रहा था कि हमको विद्रोह करना है। फिर यहाँ पे 1857 के विद्रोही संगठनात्मक संरचना विधियों और आंतरिक रणनीतियों के संदर्भ में आप कथनों पे विचार करें। ठीक है। संगठनात्मक संरचना और संचार विधियों। सीतापुर में एक पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? सिस्टन। और बिजनौर में कौन था? मुस्लिम तहसीलदार के बीच बात यह दर्शाता है कि प्रशासनिक पद पर बैठे कुछ भारतीय अधिकारी गुप्त रूप से विद्रोही के बड़े नेता के रूप में सक्रिय थे। बिल्कुल सही है, ये बात सही है। इन दोनों के बीच में संवाद हुआ क्योंकि जो बिजनौर का था तहसीलदार, वो सिस्टन से भ्रम खा गया और इस बातचीत में यह दर्शाया गया कि प्रशासनिक पद पर बैठाए कुछ भारतीय अधिकारी गुप्त रूप से विद्रोही के बड़े नेता के रूप में सक्रिय थे। मतलब ब्रिटिश सेना में ही भारतीय अधिकारी गुप्त रूप से विद्रोही नेता थे, ये बात है। पहला सही है। दूसरा, विद्रोह के दौरान ये वाला तो अवध मिलिट्री पुलिस और 41 इन्फेंट्री के बीच कैप्टन हियर्सो को लेकर मतभेद था, जहाँ इन्फेंट्री का तर्क था कि वे चूँकि अन्य घोड़े अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, अतः हियर्सो को भी उनके हवाले कर दिया जाए। तीसरा ये भी सही है। इतिहासकार चार्ल्स बॉयल के अनुसार चार्ल्स बॉयल कानपुर सिपाही लाइन की कहानी बताता है कि रात को जुटने वाली पंचायत का कहानी बताता है। यह प्रमाणित करता है कि विद्रोह पूरी तरीके से नेतृत्वहीन और स्वतः स्फूर्त था, जिसमें सिपाही के बीच कोई सामाजिक समानता नहीं थी। गलत। ये बताता है
क्या कि वो एक जीवन शैली के थे, एक जाति के थे, वो अपनी योजना खुद बनाते। तो ये योजना बना रहे थे ना, जबकि यहाँ पे लिख रहा है कि स्वतः स्फूर्त और बिना नेतृत्व के। तो ये कहानी आधा गलत है। तो आधा सही आधा गलत भी हो सकता है। ठीक है, नेतृत्वहीन नहीं बल्कि अत्यधिक योजना और समन्वित थे, क्योंकि वो लोग एक ही जाति के थे और सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपने भविष्य का फैसला लिया करते। अब यहाँ पे है सवाल, यहाँ देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान प्लानिंग चला और अपनी सिपाही संस्कृति के अंतर संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए गद्यांश के आधार पर तार्किक रूप से सबसे सटीक है? तो सिपाही की साझा जाति पृष्ठभूमि, समान जीवन शैली और सिपाही लाने में देर रात तक होने वाली पंचायत, उनके बीच सामूहिक निर्णय प्रणाली और विद्रोह स्वतः नियोजन को रेखांकित करती है। बिल्कुल, वो समान जीवन शैली थे तो उनमें सामूहिक निर्णय प्रणाली क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। हर लोग एक दूसरे से पूछ के अपना योजना बना रहा था। जैसे कानपुर में 41 इन्फेंट्री की कहानी कौन सुनाता है? चार्ल्स बॉयल सुनाता है। तो ये बात सही है, कोऑर्डिनेशन सही है। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बल्कि उसमें एक योजना और समन्वय दिखाई देता है। लेखक स्पष्ट करता है कि सिपाही लाइनों में रहने वाले लोगों की जाति जीवन शैली एक जैसे होने के कारण उनके बीच सामाजिक जुड़ाव गहरा था। वो रात में पंचायतें लगाकर लगातार लोकतांत्रिक या सामूहिक तरीके से रणनीति तय करते हैं। और अंतिम में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ये सिपाही अपने विद्रोह का कर्ता धर्ता खुद थे। यह साबित करता है कि नियोजन आंतरिक और सामूहिक था। दूसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि इसमें बोला सिपाहियों को खुद अपने विद्रोह का योजनाकार बताया गया है, ना कि बाहरी राजा का मोहरा बताया गया है। अपना योजनाकार खुद थे। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि हालांकि उनके बीच दलीलों को लेकर बहस हुई और पंचायत बैठेगा तो बहस होगी, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य वही था कि किसी तरीके से अपनी बेसिक सत्ता है उसको चुनौती देना ही था, ना कि उनकी वफादारी करना था। तो ये सब बात फैसले लिए जा रहे थे। और ये सारा कहानी कहाँ का होता है? कानपुर पंचायत का। और ये सब कौन कर रहा है? 41वीं इन्फेंट्री। किसके खिलाफ कर रहा है? ब्रिटिश शासन, स्पेशली हियरसे का, जिसका बचाव अवध मिलिट्री फोर्स कर रही है। और इन सारी घटना को कौन बता रहा है? तो ये चार्ल्स बॉयल्स बता रहा है, जो रात को पंचायत होता कहाँ पे? कानपुर में। और इन सभी घटना से क्या दिखाई पड़ रहा है कि इनमें एकता है। ये लोग योजना बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर का नाम क्या था? सिस्टन था, जो कि हिंदुस्तानी कपड़ा पहना हुआ था और भ्रम पैदा कर रहा था कि वो विद्रोही के साथी है। कहाँ गया था? सहारनपुर गया था। किसको भ्रम दिया? तो बिजनौर के तहसीलदार को दिया। कैप्टन हियर से कौन था? तो 41वीं इन्फेंट्री का टारगेटेड मैन था। चार्ल्स बॉयल कौन था? तो वो हिस्टोरियन था, जो कि कानपुर में रात का पंचायत का जिक्र करता। कहाँ पर तैनाती था? सीतापुर में, ना कि सहारनपुर में। गया था सहारनपुर में सिस्टम में से मिलने कमरे में आने वाले
मुस्लिम तहसीलदार कहाँ के थे? तो वो बीजी थे। कहाँ? बिजनौर के। इन्हीं को वो क्या डाला? भरम में डाला। अवध का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये हिरसे का बचाव कर रहे थे। अवध मिलिट्री फोर्स। चिस्टन कहाँ तैनात था? अवध में तैनात था। अवध में कहाँ पे? सीतापुर। पंचायत कहाँ लगती? कानपुर में लगती। तहसीलदार बाद में हुई जांच से क्या पता चला है कि वह तहसीलदार वास्तव में कौन था? तो वह तहसीलदार क्या था? बिजनौर के विद्रोही का सबसे बड़ा नेता था। तहसीलदार कहाँ का था? बिजनौर के विद्रोही नेता ही तो था। और वह जो है, ये भी पता चला था गुप्त बात में कि कुछ भारतीय अधिकारी हैं जो कि विद्रोही क्या है? नेता है। अवध मिलिट्री पुलिस के किस कैप्टन की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पे था? तो हियरसे का। कैप्टन हियरसे की सुरक्षा के समय वहाँ और कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात थी? हियरसे की सुरक्षा में 41 नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। यही तो इसको क्या करना चाहता था? मारना। इसका पंगा हो गया अवध वाले से। अवध मिलिट्री फोर्स से 41 इन्फेंट्री क्या चाहता था? तो वो हियरसे को मौत की नींद सुलाना चाहता था या गिरफ्तार। सैन्य विवाद को सुलझाने के लिए सिपाहियों ने क्या किया? तो वो लोग पंचायत बुलाए। देसी अफसरों की पंचायत बुलाते हर एक रेजिमेंट में, स्पेशली कानपुर पंचायत। शुरुआती इतिहासकार में चार्ल्स बॉयल्स के अनुसार पंचायत कहाँ बुलाई जा रही थी? तो कानपुर सिपाही लाइन में। अब इस पेज से सवाल 262। झांसी में लक्ष्मीबाई को किसके दबाव में आकर बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा? तो आम जनता की और सिपाही के दबाव में आकर, ना कि मुगल दरबार। अवध के नवाब से क्यों? नेपाल के राजा क्यों? कन्फ्यूजन हो सकता है एक से ज़्यादा पे। आम जनता लेकिन होगा और सिपाही, सिपाही लोग बोले। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। आम जनता मतलब आम जनता के पक्ष में, तभी तो ये आम जनता के बीच में रानी बनी। बिहार के आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थानीय जमींदार ने किया था? किस स्थानीय जमींदार ने किया था? तो कुंवर सिंह। अवध में, लखनऊ के अवध में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पे लोगों ने किसे अपना नेता घोषित किया? अवध में जब ब्रिटिश राज ढहने का पता लगा तो किसे अपना नेता घोषित किया? नवाब वाजिद अली शाह। अवध सबसे कितना प्रमुख नाम है अवध में? इसको कहीं ऐसा ना कि मार के आ जाए आदमी। नहीं, तो कोई बहुत भयंकर क्वेश्चन है। अवध में लोकप्रिय शासक नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाए जाने के बाद लखनऊ में लोगों ने उनके बेटे को अपना नेता घोषित किया। सवाल क्या पूछ रहा है कि अवध में ब्रिटिश राज आने के बाद लोगों ने अपना नया नेता किसे चुना? नया नेता किसे चुना ब्रिटिश राज आने के बाद? तब आंसर होगा उसके बेटे को। ठीक है। विद्रोह के दौरान मेरठ से क्या संदेश या खबर आ रही थी जिसे देखकर सिपाही बार बार एक धार्मिक फकीर से मिलने जाते? मतलब विद्रोह चल रहा था, उसमें मेरठ से कोई संकेत आया जिसे सिपाही एक फकीर से मिलने जाते। क्या था? तो वो फकीर हाथी पे सवार होकर आया था और विद्रोह का अलग जगा रहा था। डंका शाह की बात हो रही है।
कहाँ की घटना हो रही है? मेरठ में। वो धार्मिक नेता और पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नस्तबूत कर देगा, ऐसा बोल रहा था। छोटा नागपुर में कौन था जो कोल आदिवासियों के नेतृत्व संभाला था? 1857 में गोनू। गोलू छोटा है, गोलू क्या छोटा भाई है, ऐसे याद कर सकते हो। गोनू से गोलू, गोलू से क्या है, छोटा है। अठारह के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए। कब? 1858 के अंत में, शुरुआत में नहीं, अंत में। 1858 के अंत में। मई 1857 में मेरठ में सिपाहियों द्वारा दिल्ली पहुंचने पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का पूर्ण नेतृत्व संभाला। गलत, हिचकिचाया था। क्या है? हिचकिचाया था। लाल किले के भीतर मुगल शाही शिष्टाचार और दरबारी नियमों की अवहेलना करते हुए जबरन प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण बादशाह के पास विद्रोह का समर्थन करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं बचा था। सही है, वो लोग लाल किला के अंदर भीतर मुगल नियम, जो भी नियम है उसका बिना परवाह किए डायरेक्ट समर्थन के लिए पहुंच गए थे सिपाही लोग, कि हम लोग तो क्या करेंगे, इनको अपना नेता बनाएंगे, और जबरन नेता बनवाया। ठीक है। अब यहाँ पे 1857 के विद्रोह का क्षेत्रीय नेतृत्व और सामाजिक आधार के बारे में कथन चुने। ठीक है, कौन कौन सा सही है? क्षेत्रीय नेतृत्व, कानपुर में बाजीराव द्वितीय, प्रथम नहीं द्वितीय का उत्तराधिकारी नाना साहिब ने अपनी स्वेच्छा से और पूर्व नियोजित रणनीति के तहत विद्रोह का झंडा बुलंद किया। मतलब जो नाना साहब आ रहे हैं अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, स्वेच्छा से आ रहे हैं, यहाँ पे गलत है। नाना जो है स्वेच्छा से नहीं आ रहे हैं, वो स्वेच्छा से नहीं आ रहे हैं। नाना साहब के सामने बगावत का नेतृत्व संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया था। अर्थात उनका पूर्व नियोजित कदम नहीं था, बल्कि उनको पेंशन मिलना बंद हो गया, तो ये स्वेच्छा कहाँ से हो गया? उनको मजबूरी में करना पड़ा। फिर यहाँ पे झांसी की रानी क्यों आई थी? तो आम जनता उन पर प्रेशर डाला, सैनिकों का प्रेशर था कि आप ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संभाले, तो ये सही है। ठीक है। यहाँ पे आरा में, बिहार के आरा में क्षेत्र में विद्रोह को एक स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। बिल्कुल ये सही है। उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में कोल आदिवासियों को संगठित करने का श्रेय स्थानीय नेता शाहमल को जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, शाहमल बड़ौद परगना आता है, लेकिन कोल आदिवासी यहाँ पे शब्द बोल रहा है, इसको क्यों संगठित करेगा? ये देखते हैं आंसर क्या है। ये गलत है, वही ना। बड़ौद में किसको संगठित कर रहे हैं? कोल को क्यों करेंगे? कोल को तो छोटा नागपुर में गोनू कर रहा था, है ना। गांव वाले किसान और जमींदार को करेंगे। तो मेन ये याद रखना है, और हमको ये याद रखना था, ये वाला स्वेच्छा शब्द नहीं होगा, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, नेतृत्व करने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं था। अब यहाँ देखो,
1857 के विद्रोह के दौरान अफवाह, संदेश, जन उभार के माध्यम से नेतृत्व को उभारने की प्रक्रिया के संदर्भ में इस पाठांश से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्रोह के दौरान अफवाह, संदेश, जन उभार के माध्यम से नेतृत्व के उभारने की प्रक्रिया। कई स्थान पे नेतृत्व का उदय नीचे से आम जनता, सिपाही, अफवाहों के दबाव में हुआ, जहां पारंपरिक और स्थानीय रसूखदार लोगों के लिए मजबूर हुआ। देखो ये कितना भयंकर क्वेश्चन है। मतलब कि ये सवाल पहले अच्छे से पढ़ो। जो भी अफवाह है, संदेश है, जन उभार के माध्यम से नेतृत्व के उभारने की प्रक्रिया, मतलब कि जो नेता लोग हैं जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, नाना साहब हो गए, कुंवर सिंह हो गए और शाहमल हो गए, ये लोग कैसे उभर के आ रहे आगे, इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। या फिर ये बहादुर शाह जफर हो गए दिल्ली वाले, इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। किसका प्रेशर पड़ रहा है? आम जनता का। और किसका प्रेशर पड़ रहा है? सैनिक का। और किसका प्रेशर पड़ रहा है? अफवाह का। अफवाह कौन सा अफवाह? तो जैसे कि शाहमल जो है डंका वाले हाथी पर बैठ जा रहे हैं। किस पे? हाथी पे। हाथी पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि हम ब्रिटिश का क्या कर देंगे? सफाया कर देंगे। उसके बाद अफवाह फैल रहा है। तो ये प्रेशर है। ये प्रेशर क्या रहा है? नीचे से आ रहा है ऊपर की ओर कि आपको जिम्मेदारी अब लेना ही पड़ेगी हमारी, आप हमारे राजा हैं। ये ठीक है। तो ये कंडीशन था। जबकि एक लाइन दिया हुआ रहता है स्टेटमेंट में कि ये लोग अपने मन से आ रहे हैं। क्या ये लोग अपने मन से आ रहे हैं? नहीं, स्वेच्छा नहीं है इसमें। इसमें क्या है? एक लाइन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, स्वेच्छा नहीं है। स्वेच्छा नहीं है, अपने मन से नहीं आ रहे हैं। राजाओं की पूर्व नियोजित योजना नहीं है कि ऐसा हम लोग करेंगे, भड़काएंगे। पूर्व नियोजित योजना भी ये नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड इधर किए। हाँ, तो क्या होगा? सी आंसर। कई स्थान पे जो लीडरशिप का उदय है वह नीचे से ओर आ रहा है। नीचे मतलब आम जनता, सिपाही और अफवाह के दबाव में आ रहा है, वो सामने आ पा रहे हैं। जैसे भी सीजेपी पार्टी कैसे आया भारत में? वो नीचे से आया हुआ पार्टी है, जहाँ पारंपरिक और स्थानीय रसूखदार लोगों का नेतृत्व के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, जहाँ पे जो राजा लोग हैं, वो लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको मजबूर होना पड़ा। जबकि ये स्टेटमेंट कर रहा है कि यह जो है लीडरशिप विद्रोह को पूरी तरीके से राजाओं और नवाबों द्वारा पहले से तय की गई योजना थी। पहले से क्या तय करेगा? क्या ये बाबा है? क्या ये बाबा है? क्या इनको पता था कि 1857 की क्रांति होगी? नहीं ना। तो फिर ये कैसे हो जाएगा? फिर यहाँ बोल रहा है धार्मिक प्रचारों और फकीरों ने केवल मेरठ तक ही अपनी गतिविधियाँ सीमित रखी। गलती इनका प्रभाव राजनीतिक पर नहीं पड़ा। गलत। जैसे घुंघू के जो शाहमल बोल रहा है, इसका प्रचार भी लोगों पे पड़ रहा है, सैनिकों पे पड़ रहा है कि हाँ ये ब्रिटिश शासन को कहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़िए, सारा बात लिखा हुआ है कि 1857 का विद्रोह अचानक फूटा और नेतृत्व की प्रकृति स्वतः स्फूर्त थी। मतलब ये क्या था? अचानक फूटा, तो यानी कि पूर्व जो नियोजित की बात हो रही थी, प्री प्लानिंग, ये नहीं था, स्वतः स्फूर्त होता है। ये सही है, ये भी लाइन से सवाल बन सकता है एग्जाम में। झांसी की रानी
नाना साहब जैसे शासकों को जनता और सिपाहियों के दबाव में कमान संभालनी पड़ी, ये भी सही है। यहाँ तक कि मुगल बादशाह को भी सिपाहियों को जबरन प्रवेश के कारण झुकना पड़ा। इसके अलावा मेरठ और अवध में घूम रहे हाथी के सवार फकीरों और पैगंबर धार्मिक अफवाह और संदेश भी जन उभार का काम किए, जबकि करे कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा। अब कोई फकीर बोलेगा जैसे कि बोल रहा है, उस पर भी लोगों का असर हो रहा है। इसलिए यह केवल राजाओं की पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, बल्कि इनमें जन दबाव का मुख्य कारण था। ठीक है, अब ये 200 कितना पेज है शाहमल के बारे में। अब है शाहमल के क्षेत्र की मिट्टी की क्या विशेषता थी? इनकी मिट्टी की विशेषता थी काली नम। किसान ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी क्यों मानते थे? क्योंकि उनकी लगान की दर ज़्यादा थी, वसूली सख्त हो रही थी। शाहमल ने विद्रोही के लिए लोगों को संगठित करने हेतु क्या तरीका अपनाया? ये वही फकीर हैं जो कि धार्मिक प्रचारों के माध्यम से हाथी पे बैठ के लोगों को संदेश दे रहे थे कि हम ब्रिटिश को नस्ताबूद कर देंगे। तो उन्होंने रात के साये में गांव-गांव जाकर लोगों से बात की। समाचार पत्र ये शाहमल में कुछ नहीं है, रैली कुछ नहीं है। वो रात के साये में जाके गुप्त रूप से, क्या है शाहमल, गुप्त रूप से जा रहे हैं। विद्रोही फौजी का रास्ता रोकने के लिए शाहमल ने आदमियों को क्या कदम उठाए? तो देखो शाहमल बहुत काम करेगा संचार व्यवस्था को क्या करने के लिए। जो अमित शाह है, एक अभी का अमित शाह है, एक उस समय का शाह है, ये दोनों बहुत खतरनाक है। यहाँ पे जैसे ये शाहमल ये संचार व्यवस्था को नष्ट करने का पूरा कोशिश करेगा। नदी का पुल ध्वस्त कर दिया, पक्की सड़कों को खोद दिया, ये बहुत सारा काम करेगा शाहमल संचार को ध्वस्त करने के लिए। शाहमल ने अंग्रेजी अफसर के बंगले पर कब्जा करके उसका नाम क्या रख दिया? तो न्याय भवन रख दिया। अमित शाह न्याय करेगा। सारा झगड़े विवाद की जड़ यहीं पे अब सुलझने लगा। शाहमल की मृत्यु कब हुई? शाहमल की मृत्यु कब हुई? तो अमित शाह की मृत्यु हो गई जूली के साथ। जूली के साथ 1857। जूली के साथ 1857 को युद्ध में मारा गया। ये भी ध्यान याद रख सकते हो, ये युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, अब मौलवी अहमदुल्ला पे सवाल। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मौलवी अहमदुल्ला शाह। शाहमल अलग है, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह है। मौलवी है तो हैदराबाद से ही। मौलवी अहमदुल्ला शाह को लोग बाग किस नाम से पुकारते? डंका शाह से। क्योंकि शाहमल क्या है, वो अलग है, शाहमल अलग है। यहाँ पे देखो एक सेकेंड को कुछ बता दे रहे हैं। यहाँ पे शाहमल ये है उत्तर प्रदेश के बरौत परगना वाला। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला शाह ये अलग है। ठीक है, आइए, मौलवी अहमदुल्ला शाह को लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इनका नाम था डंका शाह। शाहमल वो अलग है। शाहमल क्या है, वो अलग है। मौलवी है ना, ये मौलवी है तो ये ही फकीर थे, यही क्या थे, ढोल डंका, पीछे समर्थक के कारण इन्हें डंका शाह बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1857 में अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह मतलब ये डंका शाह को जेल में बंद क्यों किया? तो फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। ठीक है, फैजाबाद जेल में इनको बंद कर दिया। फैजल
मौलवी को, ठीक है। जबकि जो शाहमल था बौरौत परगना वाला, कहाँ, यूपी, बौरौत परगना वाला, तो इसको तो जुलाई 1857 में मृत्यु हो गई थी। कहाँ, युद्ध में। जेल से रिहा होने के बाद किस सैन्य टुकड़ी ने मौलवी साहब को अपना नेता चुना? मौलवी साहब मतलब ये डंका साहब, 22वीं इन्फेंट्री, 41वीं नहीं मार देना, ठीक है, 22वीं। दो ने मौलवी साहब को अपना नेता चुना, दोनों ने मौलवी साहब को अपना नेता चुना। चिन्हट के विख्यात संघर्ष में मौलवी साहब के सामने ब्रिटिश टुकड़ों की अगुवाई कौन कर रहा था? तो लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। ये तो पता ही है, 30 तारीख को हो रहा था लड़ाई, 30 जुलाई 1857। अब ये चिन्हट के युद्ध में आपको दे सकता है कि कौन था, डंका शाह थे या शाहमल। बच्चा इसी को मार के आ जाएगा, शाहमल वाले। तो भाई आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, शाहमल नहीं थे, डंका शाह शामिल थे। कौन? मौलवी साहब, मौलवी साहब। ये शाह जो थे, इनका काम केवल यही था, ये संचार व्यवस्था को नष्ट किए थे, संचार को, ठीक है, याद रहेगा। ये संचार को नष्ट किए थे, याद रहेगा ना, संचार को नष्ट। तो चिन्हट के युद्ध में कौन थे, याद हो गया। अब इसमें से कौन सा चीज़ सही है? 1857 के दौरान किसकी बात हो रही है? शाहमल। शाहमल मतलब शाहमल की बात हो रही है, मौलवी वाला नहीं, मतलब मौलवी वाला नहीं, यानी कि अमित शाह, यानी कि ये संचार को नष्ट करने वाला की बात हो रही है। ने नई सैन्य और प्रशासनिक रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने ब्रिटिश संचार और सैन्य सुदृढ़ीकरण को बाधित करने के लिए रणनीतिक रूप से नदी और पुलों को नष्ट किया और उनकी पक्की सड़कें खोदी, बिल खोली। ये जो अमित शाह है, ये संचार व्यवस्था को खोद रहा है। इसका याद रखेंगे, चिन्हट के युद्ध से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये हाथी पे बैठेंगे, ना ही ये डंका चलाएंगे। उन्होंने, ये भी सही है, उन्होंने दिल्ली विद्रोही सैनिकों की सप्लाई आपूर्ति को ख़त्म की। मेरठ तथा दिल्ली के बीच ये जो संचार तंत्र है, इसको ख़त्म किया अमित शाह। ये भी सही है, ये भी सही है। उन्होंने एक विजिट ब्रिटिश बंगले को न्याय भवन में बदल दिया और खुफिया नेटवर्क को भी स्थापित किया। ये भी ठीक है। तो ये जो शाहमल है, एकदम इसका जो मल है अमित शाह वाला है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, याद रहेगा, तीनों सही है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? जूली के साथ 1857 में। कहाँ पे? युद्ध में। जबकि डंका शाह का फैजाबाद में जेल में बंद कर दिया गया था चिन्हट के युद्ध के बाद, ठीक है, जिन्हें में कन्फ्यूजन ना हो। अब आ गए इनकी बात। बौरौत परगना उत्तर प्रदेश के ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध उपजे तीव्र जन आक्रोश का मुख्य आर्थिक और सामाजिक कारण क्या था? तो अत्यधिक लगान की दर, दमनकारी कठोर वसूली, जिसके कारण जो पारंपरिक किसान थे उनकी जमीन बाहरी व्यापारी और महाजनों के नियंत्रण में जा रही थी। क्या ये कथन सही है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जाट समुदाय की उपजी काली नम भूमि का जबरन गैर कृषि कार्यों के लिए अधिग्रहण देखते हैं? तो वो गलत है।
बौरौद क्षेत्र में क्यों हो रही थी? तो वही भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, सिंचाई सुविधाओं से लैस थी। इसके बावजूद वहाँ के ग्रामीण और किसान ब्रिटिश भू व्यवस्था की अत्यंत दमनकारी नीति मानते थे। इसका कारण क्या था? और वहाँ पे काली नम मिट्टी थी, याद है ना? काली नम अत्यधिक ऊंची थी। उन्होंने वसूलने के तरीके बहुत सख्त थे। इस आर्थिक दबाव के परिणाम स्वरूप किसानों के जमीन उनके हाथों से निकलकर बाहरी लोगों में जा रहा था। और इसी कारण जो आते हैं आपको शाहमल, इसी कारण आते हैं आपको शाहमल, याद रहेगा। मौलवी अहमदुल्ला पे सवाल। मौलवी अहमदुल्ला पे सवाल, जिसको क्या बोलते थे? डंका साहब। इनका सम्मान सामाजिक धार्मिक कारणों से रहेगा। पालकी पे चलते थे, इसके कारण इनको डंका साहब बोलते हैं। कौन सा नहीं है ये बताना गलत। वो बहुत सारे इनके फॉलोवर थे, अनुयायी थे, और ये इस्लामिक में बिलीव सही है। उनकी लोकप्रियता और जिहाद के प्रचार से भयभीत होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने 1856 में उनको जेल में डाल दिया। ये जो है, इनको तो जेल में डाला था फैजाबाद में, लेकिन यहाँ पे बोला जिहाद का नारा। जिहाद का नारा नहीं दिए थे वो। आम जनता और सैनिकों में यह विश्वास था कि उनके पास जादुई ताकत और अलौकिक शक्तियाँ हैं जो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल इन्हीं से तो शुरुआत, यही तो नीचे से जो लीडरशिप आया, अफवाह जो फैला था, यही तो अफवाह फैल रहा था, इनमें इनका भूमिका था। ये लाइन भी सही है। तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि लखनऊ पहुंचे तो पुलिस उन्हें केवल शहर में उपदेश देने से रोका था, ना कि जेल में डाला था। उन्हें जेल में 1857 में फैजाबाद में बंद किया था, ना कि 1856 में लखनऊ में। यहाँ पे क्या कर रहा है? 1856 में लखनऊ में जेल में डाला, ये शब्द गलत है। देखो, वो भी उपदेश होगा यहाँ पे जिहाद की जगह, और यहाँ पे लखनऊ की जगह 1857 होगा और फैजाबाद होगा, याद रहेगा। यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला पे सवाल। मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 1857 में सैन्य विद्रोह के अंतर संबंधों को दर्शाने वाली निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम करें। मौलवी अहमदुल्ला यानी कि डंका शाह के बारे में। अब यहाँ पे इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है। ये सही है, कैसे कैसे होगा? 1 3 4 2। पहले क्या होगा? ये मौलवी अहमदुल्ला खान द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार। जिहाद का प्रचार किया, मौलवी है तो करेगा नहीं, ये सही है। फिर तो जिहाद का प्रचार किया तो इनको जेल में बंद कर दिया गया। फिर चिन्हट की लड़ाई की 1 3। फिर ये इनको अपना नेता चुनेगा 22वीं इन्फेंट्री। फिर ये चिन्हट की लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो 1 3 4 2। चिन्हट की लड़ाई कब की है? ये तो डेट नहीं दिया है। 1856 में सबसे पहले प्रचार करेंगे जिहाद का नारा, इसके कारण इनको जेल में बंद होगा। अच्छा, जेल से छूटे तब इनको अपना नेता चुन लिया गया। उसके बाद ये युद्ध किए हेनरी लॉरेंस के साथ। इतना कहानी इनका। अब ये पेज 264 सही जा रहे हैं। यहाँ पे है 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर भारत की छावनियों में सैनिकों के बीच मुख्य रूप से क्या अफवाह थी? उत्तर भारत में नई एनफील्ड राइफल में कारतूस पे गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा है। मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति महज धर्म दोनों नष्ट हो जाएगी, यही थी। अच्छा, कैप्टन राइट कैप्टन राइट की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट है? राइट की रिपोर्ट।
के अनुसार जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में दमदम में स्थित शस्त्रागार में एक ब्राह्मण सिपाही और एक खालसी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? लोटे से पानी पिघलाने को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक शस्त्रागार में काम करने वाले एक नीची जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर मना कर दिया था कि नीची जाति को छूने से उसका लोटा अपवित्र हो जाएगा। तो देखो, ये राइट बोल रहा है, ये जो घटना है राइट है, अभी भी राइट है ये सब बात, अभी भी राइट है ये सब बात, ठीक है। ये तो पता ही है, फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, विद्रोहियों को चाहिए, देखो, आटे में गाय और सुअर के हड्डी का चूर मिलाया गया। विद्रोहियों को किस भविष्यवाणी से बल मिला कि 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा? सबसे पहले भविष्यवाणी कब मिला? क्योंकि 23 जून 1757 को ही प्लासी का 100 साल हो रहा था, तो तैश में आ गए और जनून में आ गए, तैश में आ गए और जनून में आ गए। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को दर्शाया गया जिसने सैनिक सज्जा सामानों के आधुनिकीकरण का प्रयास किया? हेनरी हार्डिंग। ये जो हार्डिंग ही बहुत हार्ड काम किया सैनिक सामान का आधुनिकीकरण कर, ऐसे याद कर सकते हैं। यह हेनरी हार्डिंग का है। उन्होंने गवर्नर जनरल के तौर पे सैनिक सामंजस्य का प्रयास किया और एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू कराया था। देखो, एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू कौन कराया था? ये तो बहुत हार्ड काम किया, इसी का नाम आएगा हार्डिंग। अब यहाँ पे देखो कैनिंग है, इसको काट देना, डलहौजी को काट देना, ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। $1857 के विद्रोह के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है? सभी सही है। दमदर में शस्त्रागार की घटना के अनुसार एक ब्राह्मण सिपाही ने निचली जाति को खालसी से पानी पिलाने वाली घटना थी, मना कर दिया। ये घटना का तो कैप्टन राइट भी जिक्र करता है, तो ये घटना सही है। इस अफवाह का जवाब देते हुए खालसी ने दावा किया था कि जल्द ही सभी सिपाही की जाति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी एनफील्ड राइफल कारतूस मुंह से काटनी पड़ेगी। ये भी अफवाह सही थी। उत्तर भारत में यह भी डर फैला था कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाजार में, ये वाला घटना ये भी सही था। एक भविष्यवाणी के अनुसार प्लासी जंग के ठीक 100 साल बाद भविष्यवाणी की गई थी कि 23 जून 1857 को भारत में अंग्रेजी राज खत्म होगा, ये भी सही है। अब है यहाँ पे यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट में क्या गलती है बताओ? ब्राह्मण सिपाही ने निचली जाति के खालसी को अपने लोटे से पानी पिलाने से इसलिए मना किया क्योंकि उसे डर था कि लोटा अपवित्र हो जाएगा। सही तो है। यहाँ पर क्या है, काम करने के लिए एक निचली जाति ने, एक खालसी ने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा, तो ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर मना कर दिया
कि नीची जाति छूने से लोटा पवित्र हो जाएगा, प्रश्न के कथन के पात्रों में भूमिका को उलट दिया गया है। ठीक है। क्या पता कैसे। अच्छा, 57 के दौरान उत्तर भारत में के गांव में रात के समय क्या बांटा करते थे? तो चपातियाँ। रात में क्या? चपातियाँ। और गुप्त रूप से कौन जाता था बताओ, रात में बैठक करता? 2 ऑप्शन है, अमित शाह, सामंत या डंका शाह। मौलवी तो हाथी पे जाता, ये जाता सामंत। इतिहासकारों के अफवाह और भविष्यवाणी समाज में कब तेजी से फैली? जब लोगों के जहन में गहरा डर और संदेह बैठा। डर ही तो सब चीज कराएगा। 1820 के दशक में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के नेतृत्व में भारतीय समाज को सुधारने के लिए पश्चिमी शिक्षा और विचार लागू किए जा रहे थे? बैंटिक शिक्षा के लिए। सती प्रथा कानून कब बना? 1829। गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अवध, झांसी, सतारा, ये सब पढ़ाए हैं। एक बार देख ले रहे यहाँ पे कौन इसमें शामिल नहीं है। अवध, झांसी, सतारा तो है, कैसे याद किए थे? एक सेकेंड। किस रियासत पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने वहां कौन सी व्यवस्था तुरंत लागू कर दी? तो वहां पे अपनी शासन व्यवस्था लागू कर देगा किसी भी जगह, है कि नहीं? स्थानीय नियम क्यों लागू करेगा? भारतीय लोग की नज़र में अंग्रेजों द्वारा थोपी जा रही नई औपनिवेशिक व्यवस्था कैसी थी? यही रहेगी। चपाती देता। अंग्रेजों ने कौन सा बहाना लेके झांसी, सतारा जैसी रियासतों को विलय किया? तो वही शासकीय दुर्बलता और गोद लेने की प्रथा अवैध घोषित, जैसे अवध को इस आधार पे किया था। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। 1857 के समय लोगों में अफवाह पर विश्वास करने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही थी? डर। मेन कारण क्या होता है? डर ही इसी कारण मेन चीज कराती है। अब ये 267 पेज पे आ गए। 267 पहले कौन पेज पे? अवध में विद्रोह। ये क्लास यानी कि गिलास चेरी एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ये बात किसके लिए बोला गया? अवध ओझा के बारे में बोला गया। कौन बोला? तो ये डलहौजी बोला था अवध के बारे में। कौन बोला? डलहौजी। याद रहेगा, डलहौजी बोला अवध के बारे में। डल आदमी। अवध रियासत को मिलाने की विलय कब किया गया औपचारिक रूप से? 1854। घोषणा 1801 में, 5 साल बाद। सहायक संधि की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल द्वारा लाई गई? लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा, 1798। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सहायक संधि का हिस्सा नहीं था? अंग्रेज अपने सहयोगी राजा की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से राजा करेंगे। सहयोगी पक्ष
भूज क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात करेगी जिसका खर्च राजा उठाएगा। सहयोगी शासक बिना अंग्रेजी अनुमति के किसी भी के साथ संधि नहीं कर सकता, न ही युद्ध। सहयोगी शासक अपनी स्वतंत्र सेना का आकार जितना चाहे उतना बढ़ा सकती। गलत, ये तो उल्टा अंग्रेजों के लिए खतरा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा हिस्सा। अवध पे सहायक संधि किस वर्ष थोपी गई? देखो, विलय थोपी गई 1801 में, विलय होगा अभी। कौन किया? डलहौजी। क्या बोला? चेरी वाला बात। अंग्रेजों की अवध साम्राज्य के अधिग्रहण में अत्यधिक दिलचस्पी क्यों थी? वो क्यों चाहते थे कि अवध को हम लोग एकदम ले ही लें? क्योंकि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए बहुत अनुकूल थी। किसके लिए? नील और कपास। याद रखेंगे, चांदी उंदी नहीं, अवध के लोग का नहीं, समुद्री व्यापार नहीं, नील और कपास। नील और कपास। काली नम मिट्टी कहाँ की थी? ये शाहमल की, बरौत परगना, यूपी। अठारह में अवध के अधिग्रहण के समय वहाँ के किस नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया? तो अवध में 1856 में अवध के अधिग्रहण के समय किस पे कुशासन का वाब लगा था? तो वाजिद अली साहब पे लगा था। इसी को हटाया गया। तो लोगों ने अपने नेता फिर किसको चुना? बिरजिस कादिर को। ठीक है। और जब इसको हटाया गया तो लोग यही बात बोले, देश से जान जा चुकी थी। देश से जान जा चुकी थी, यह भावपूर्ण कथन किसके लिए है? तो वाजिद अली शाह के लिए है। अंग्रेजों की अवध को अपने नियंत्रण में लेने से बढ़ती दिलचस्पी का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? तो वहाँ की जमीन नील और कपास के लिए बेहद मुनाफेमंद थी, यह कारण था इसका अवध पे कब्जा। अवध के इलाकों का उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित करना, बाजार के रूप में भी विकसित करना चाहते थे। सोना चांदी ये सब चीज़ अवध में नहीं मिलता था। अवध 2000 गरीब थे। नील और कपास, ये हो गया। सहायक संधि के बारे में कथन चुनना है, इसके प्रभाव के बारे में। इस संधि को स्वीकार करने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून बनाए रखने के लिए पूरी तरह ब्रिटिश सैन्य बल पर निर्भर थे। सैन्य शक्ति से वंचित होने के कारण नवाब को अपने ही राज्य के विद्रोही मुखिया तालुकदारों पे प्रशासनिक व्यवहारिक नियंत्रण समाप्त हो गया। ये भी सही है। यह व्यवस्था मूल रूप से डलहौजी द्वारा 1798 में तैयार की गई, जिससे अवध पे ठीक 1798 में थोपा गया। गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। अवध पे ये व्यवस्था थोपा गया था 1801 में और इसका विलय हुआ 1856 में। अवध के अधिग्रहण का पीछे आर्थिक कारण क्या है? दिलचस्पी बढ़ी अवध में, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ थी, कपास और नकदी फसल और नील की भूमि, और इसे एक बाजार के रूप में विकसित किया जाना था। यही अवध का विलय का कारण है। इसी कारण एक झूठा षड्यंत्र रचा गया। क्या? कुशासन का आरोप। तो 3 कारणों से अवध का विलय हुआ। नवाब वाजिद अली शाह के निष्कासन और उसके जनमानस पर प्रभाव के संबंध में
नीचे दो कथन दिए गए हैं। वाजिद अली शाह मतलब अवध की बात हो रही है। डलहौजी द्वारा वाजिद अली शाह की गद हटाकर कलकत्ता निर्वासित करने के फैसले को ब्रिटिश सरकार ने इस आधार पर सही ठहराया कि नवाब अच्छा शासन नहीं चला पा रहे थे। ये कथन सही है। अच्छा, एक चीज हमको गलती लग रहा है इसमें, डलहौजी तो हटाया वाजिद अली शाह को 1856 में, चेरी वाला बात भी बोल दिया, लेकिन कलकत्ता भेजा ये हमको एग्जाम में हो सकता है कि कहीं पचे नहीं। नेपाल दे तो ये पचेगा नहीं भाई, कलकत्ता ही भेजा था। सोनागाछी बोला बोला कि तुम जाओ सोनागाछी में आराम करना, नवाब को कलकत्ता ही बोला। दूसरा स्टेटमेंट, ब्रिटिश सरकार के इस कदम से अवध के लोगों और उत्तर भारत के अन्य इलाकों में गहरा असंतोष फैल गया, जिससे जनता ने देश से जान जा चुकी थी वाला लाइन बोला। ये सही है, ठीक है। कथन कारण सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं है। और कौन सा पेज है? 67। चाहे बता दी, जल्दी जल्दी हो जाए। जब नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ से विदा ले रहे थे तो लोग विलाप करते हुए उनके पूछे कहाँ तक पहुँच गए? कानपुर तक पहुँच गए। कानपुर में पंचायत भी तो बैठी थी यार। रोते रोते कान तक पहुँच गए, ऐसे याद कर सकते हो। रोते रोते कान तक पहुँच गए। कहाँ इनको भेज दिया गया था? कलकत्ता। देश से जान जा चुकी थी लखनऊ के लिए। अवध पर अंग्रेजों में के कब्जे पे शोक में गाए गए लोकगीत किस पंक्ति का उल्लेख है? तो यहाँ पे जो गाया गया देश से जान जा चुकी थी, वे किस लोक पंक्ति का उल्लेख है? अंग्रेज बहादुर आइए मुल्क लाई नहीं, अंग्रेज बहादुर लाइए मुल्क आए नहीं, अंग्रेज बहादुर आइए मुल्क लाई नहीं। ठीक है, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकगीत की पंक्तियाँ। आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, जब नवाब से हटाया गया तो दरबारी संस्कृति खत्म हो जाने से किन लोगों की रोजी रोटी चली गई? संगीतकारों की भी चली गई, कारीगरों की भी चली गई, बावर्चियों की भी चली गई, सरकारी कर्मचारी नौकर सभी की चली गई, कवि की भी चली गई। देखो कवि भी बर्बाद हो गया, ऑलमोस्ट सभी लोग, बावर्ची भी। अब यहाँ पे 1857 के विद्रोह से जुड़े निम्नलिखित में से प्रमुख क्षेत्र उत्तर मध्य हिस्से गंगा में अंकित है। अवध, लखनऊ, कानपुर, ये सब ज्यादा प्रभावित है। अब यह सवाल देखिए कि 1857 के मानचित्र के अनुसार दिल्ली, लखनऊ, बनारस जैसे शहर यमुना मैदानी के भाग के खिलाफ विद्रोह का मुख्य केंद्र बना। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय सीमाओं के भीतर आता था, जहां यह अवध साम्राज्य के सामरिक और प्रशासनिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवादी नीति इसके विरुद्ध का शिकार हुई। बिल्कुल, ये कथन कारण का एक्सप्लेनेशन भी है। और एक चीज़, एक बार हमको सवाल पूछा था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है क्या ये साउथ में फैला था? नहीं, मेनली नॉर्थ भारत में था ये फैला, लेकिन पूरे भारत में नहीं था। 1857 का विद्रोह का भौगोलिक सीमाओं के ऊपर विश्लेषण कीजिए। मानचित्र में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तीनों प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय सीमाओं के भीतर स्थित गहरे केंद्रों के रूप में दिखाई देते हैं। गलत है। पहला क्या है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तटीय क्षेत्र में स्थित है।
अब ब्रिटिश प्रभाव में है, लेकिन मैसूर और हैदराबाद जैसी रियासत सीधे ब्रिटिश प्रांतों का हिस्सा नहीं थी। टीपू सुल्तान था, निजाम था, बल्कि वह आंतरिक रूप से स्वायत्त देशी रियासत थी जिन्हें राजनीतिक विभाजन में अलग रेखांकित किया गया है। तो कौन क्षेत्र कहाँ थे और कैसे थे? याद रखना बेटा कि 1857 के समय में ये सब केंद्र थे। ठीक है। अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सीमाओं के भीतर गहरे केंद्र के रूप में थे। दक्षिण भारत का जो निजाम और मैसूर है, भौगोलिक रूप से घिरे रहने के बावजूद पहली बार तो घिरा हुआ था ही नहीं, लोग अपना था। दिशा सूचक के अनुसार विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली, मसूरी, उत्तर पश्चिम में स्थित था। ठीक है, उत्तर पश्चिम यही सब में तो था विद्रोह। अब इसमें बताना है कि 1857 के ऐतिहासिक शहरों के ऊपर सिंध का क्या है? सिंध उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम सिंधु नदी के मार्ग के क्षेत्र पर है। बनारस गंगा नदी के तट पर, अवध के पूर्व, पटना के पश्चिम में स्थित है। पूना पश्चिमी घाट, मुंबई, यार तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, यहाँ पर स्थित है। अब 268 पेज पे अवध में राजकुमार, तालुकदार, किसान और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ने का मुख्य कारण क्या था? तो फिरंगी राज के आगमन से पैदा हुई विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं। जो कष्ट है वही एक दूसरे को जोड़ देगा। तालुकदार, किसान, राजकुमार, सिपाही सब एक हो जाएंगे अवध में। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में जन प्रतिरोध का मुख्य स्वरूप क्या था? तो विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध। जन प्रतिरोध का मुख्य स्वरूप क्या था? अवध में जन प्रतिरोध का मुख्य स्वरूप क्या था? केवल राजाओं का आपसी संघर्ष नहीं, अवध में जनता क्या है, अपने राजा के पक्ष में थी। ठीक है, तो राजा के पक्ष में थी। अब इस राजा को बचाने के लिए तालुकदार पास में आ गए, किसान साथ में आ गए, और राजा साथ में आ गए, सैनिक साथ में आ गए। सभी किसके विरुद्ध आ गए? विदेशी ताकत। वो विदेशी ताकत कौन थे? अंग्रेज। यार, अवध के अधिग्रहण से नवाब की गद्दी छीनने के अलावा और किस वर्ग पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा? तो किस वर्ग पे बुरा प्रभाव पड़ेगा? मेनली तालुकदार। अवध के तालुकदार सुने हो? दक्षिण भारत के राजाओं पे क्यों, मजदूर पे क्यों, परदेसी व्यापारी पे क्यों? याद है ना, अवध के तालुकदार। नाम तो सुने हो, वो शक्तिहीन हो गए थे। अंग्रेजों के आने से पहले बड़े तालुकदारों के पास आम तौर पे कितनी सेना या पैदल सिपाही होती थी? तो 12,000। 12 से पारा खंड का अंग्रेज का सीधे 200 कर दिया। तालुकदार के पास अपनी सिपाही थी, हथियारबंद सिपाही थे, लेकिन कमजोर हो गए। अवध अधिग्रहण के तुरंत बाद अंग्रेजों ने तालुकदारों की शक्ति को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? उनकी सेनाएं भंग कर दी, सीधे 12,000 से 200 पे ला दिया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत अवध में कौन सी व्यवस्था लागू की गई? तो अवध में ही लागू की गई थी एक मुश्त व्यवस्था, समरी सेटलमेंट। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखोगे। 1856 में। कब? 1856 में। अंग्रेजों के एक मुश्त व्यवस्था की किस मुख्य मान्यता पर आधारित थी?
ताल्लुकदार बिचौलिए हैं जिनके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है। ये जो मेन हो रहा है, अवध का जो ताल्लुकदार है इसकी शक्ति को ख़त्म कर रहा है अंग्रेज। कैसे? तो एक तो समरी सेटलमेंट यानी कि एक मुल्क व्यवस्था लाया। कब लाया सर? 1856 में। इसके तहत ताल्लुकदार को क्या दिखा रहा है? तो बोला जो आपका ताल्लुकदार है ना, यह बिचौलिया है और हम इस व्यवस्था में इस बिचौलिया को समाप्त करना चाह रहे हैं। एक तो ऐसे कमज़ोर कर रहा है, दूसरा इसका जो सेना रखने का कैपेसिटी था, पहले 12,000 था ताल्लुकदार का, अब 200 कर दे रहा है। तीसरा, इसका जो राजा था उसी को समाप्त कर दिया अंग्रेज। कुछ ज़्यादा ऐसे चल रहा है, थोड़ा कम करता हूँ एसी। ठीक है, तो इतने तरीके से ताल्लुकदारों को नुकसान हो रहा है। एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद अवध में गांवों पर ताल्लुकदारों का नियंत्रण 67% से घटकर कितना रह गया? 38। देखिए, जहाँ एक तरफ सेना उनका कर दिया 12,000 से 200, उसी तरीके से ताल्लुकदार का जो नियंत्रण 67% था, सीधे आधा कर दिया 38% था। अंग्रेज अधिकारियों का यह मानना था कि ताल्लुकदार को हटाने से किसानों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। ताल्लुकदारों के हटाने के पीछे क्या था कि इनके शोषण में कमी आएगी और हमको टैक्स भी मिलेगा। तो शोषण में कमी आएगी, सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, ताकि वहाँ पे विद्रोह ना हो। वास्तविकता में अंग्रेजों की नई भू राजस्व व्यवस्था का क्या परिणाम मिला? नई भू राजस्व व्यवस्था क्या था? समरी सेटलमेंट, एक मुक्त व्यवस्था, जो कि 1856 में लाया था, अवध में लाया था। तो राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों को बोझ में कोई कमी नहीं आई। डुअल नेचर, दोगलापन यहाँ पे दिख गया। एक मुश्त व्यवस्था लागू होने से पहले अवध का कितना % गांव ताल्लुकदार के नियंत्रण में था? 67% था, अब केवल 38% हो गया इस लॉ के तहत। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों की क्या धारणा थी जिसके कारण उन्हें ताल्लुकदारों से हटा के जमीन असली मालिक यानी कि किसानों को फैसला लिया गया सौंपने का? इससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और इजाफा होगा। इसी कारण ताल्लुकदार को हटा रहे हैं। समरी सेटलमेंट के बारे में लागू किया गया तो कौन सा कथन सही है? इस समरी सेटलमेंट मतलब एक मुश्त व्यवस्था, कहाँ? अवध में। कब? 1856। इस बंदोबस्त की मूल मान्यता यह थी कि ताल्लुकदार केवल बिचौलिए थे। बिल्कुल इसमें दिखाया गया कि ताल्लुकदार केवल बिचौलिए थे, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है और कोई मालिकाना हक नहीं है। इस व्यवस्था के अंदर यही दिखाया गया। मेनली जो टारगेट है ताल्लुकदार को ही किया गया इस व्यवस्था में। इस नीति के लागू होने से दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों पे सबसे कम प्रभाव पड़ा और उनका नियंत्रण वाले गांवों की संख्या में वृद्धि। गलती यार, अवध ताल्लुकदारों पे इतना प्रभाव पड़ा कि पहले 68% जमीन उसके प्रभाव में था, अब 37% हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों का मुख्य वैचारिक उद्देश्य ताल्लुकदारों को हटाकर
किसानों के शोषण को कम करना, राज्य का राजस्व बढ़ाना था। बिल्कुल इस व्यवस्था को लाया ही इसी कारण गया था, तालुकदार को हटाने के लिए, ताकि इसके किसान के शोषण में कम हो और हमको फ़ायदा हो। लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल हो गया और ये चीज़ सिस्टम का फेलियर हो गया। वास्तविक धरातल की नीति इस क्रियान्वयन में राजस्व में तो वसूली हुई, परंतु किसानों पर कर वास्तविक में कम नहीं हुआ। ये सही है, सारा स्टेटमेंट एक मुक्त व्यवस्था में सही है। 1 3 4 दूसरा क्या है? दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन हाँ गलत है, बोले तो गलत है ये कथन। अवध के अधिग्रहण के तुरंत बाद औपनिवेशिक सत्ता तालुकदारों की स्वायत्तता और सैन्य शक्ति को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। बिल्कुल, अवध के अधिग्रहण के तुरंत बाद जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता है, वो तालुकदारों की स्वायत्तता और सैन्य शक्ति को एक पल भी के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों के आगमन से पहले अवध के तालुकदारों के पास अपने किले थे। बड़े तालुकदार 12,000 तक सशस्त्र पैदल सैनिक की विशाल फौज रखते थे, जो कि ब्रिटिश संप्रभुता के लिए एक सीधे चुनौती बन सकती थी। इसी कारण तो उनकी कम की गई। एक मुक्त व्यवस्था पे भी और भी है सवाल। अंग्रेजों के आने से पहले 1856 में एक मुक्त व्यवस्था लागू होने के बाद नियंत्रण में संरक्षक में से कौन सा बदलाव सबसे सटीक है? वही बना दिए, 67 से 68 हो गया। अब कितना नंबर पेज है? 269। अवध में अंग्रेजों के भू राजस्व मूल्यांकन का क्या असर हुआ? तो कुछ स्थानों पर राजस्व मांग में 30 से 70% तक वृद्धि हुई। मूल्यांकन किया गया। देखो इसका टैक्स तो बढ़ा ही, लेकिन इस कारण ना तो तालुकदार खुश हुए ना काश्तकार किसान। ये जो समरी सेटलमेंट के कारण तो टैक्स बढ़ा ही, लेकिन किसान को नुकसान हुआ, तालुकदार को भी। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदार की जनता की नज़र में क्या छवि थी? कई तालुकदार दयालु अभिभावक जैसे थे, जो बुरे वक्त में मदद करते। अवध में 1857 के विद्रोह के दौरान प्रतिरोध इतना सघन और लंबा क्यों चला कि सभी कारण। एक तो तालुकदार बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। तालुकदार का साथ मिला क्योंकि नवाब के प्रति निष्ठा के कारण बेगम हजरत महल खेमे में शामिल हो गई। बेगम हजरत महल का नाम जुड़ गया क्योंकि वहाँ की लड़ाई का बागडोर तालुकदार और किसान सैनिक सभी अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल सही। किसानों में असंतोष फौजी बैरिक क्यों पहुंचने लगी? तो बी, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही सेना में भर्ती हो गए। अरे किसान याद है ना, गांव की सेना में भर्ती हो गया अवध में। 1850 के दशक तक आते आते सिपाहियों के बीच असंतोष का क्या कारण था? कम वेतन मिलना, छुट्टी न मिलना, दशकों से चली आ रही पुरानी समस्या का और नए कारण। सिपाही का रिश्ता क्या था? 1820 के दशक में अंग्रेजी अफसरों और सिपाही के रिश्ते की क्या विशेषता थी? अंग्रेजी अफसर सिपाही के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखते थे और मौज मस्ती में शामिल होते थे, लेकिन बाद में वही चीज़ बदल गया।
1820 के दशक के बाद। कालांतर में राजा हनवंत सिंह, अब एक नया नाम आ रहा हनवंत सिंह। जब बाद में हनवंत सिंह ने अंग्रेजी अफसर से आखिरी मुलाकात में क्या कहा था कि अंग्रेजी ने उनके पुरखों की ज़मीन छीनकर उनके बर्बाद कर दिया, फिर भी उन्होंने अफसर की जान बचाई, लेकिन अब वो उनसे लड़ने लखनऊ जा रहे हैं। हनवंत सिंह ने अंग्रेजी अफसर को शरण दी और सुरक्षित पहुंचाया, लेकिन अंत में उन्होंने साफ कहा कि अंग्रेजों ने झटके में ही उनके पुरखों की ज़मीन छीन ली। विपत्ति में उन्होंने अफसरों की जान तो बचाई, लेकिन अब वो अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ लड़ने जा रहे हैं ताकि अंग्रेजों को देश से खदेड़ सके। तो बताओ, हनुमान सिंह हनुमान है, एक बार बचाया, लेकिन जब धोखा दिया तो फिर लड़ाई भी करेगा। अवध के तालुकदार और काश्तकारों के पास ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के अधिग्रहण पर खुशी जताने के कोई कारण क्यों नहीं था, क्योंकि कुछ स्थानों पर राजस्व 23 से 67% तक हो गया। तालुकदारों की सत्ता छीनने से ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? जो तालुकदार हैं वो किसानों के बीच पुराने सामाजिक संबंध टूट गए, सामाजिक व्यवस्था भंग हो गया। ब्रिटिश राज में किसानों को 1857 के विद्रोह के दौरान अवध के तालुकदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई? अवध के तालुकदार किस प्रकार भूमिका निभाई? तो वो जाकर बेगम हजरत के साथ शामिल हो गए, उनकी पत्नी की खिदमत में, है कि नहीं? किसानों का असंतोष फौजी पैरा की सहायता कितनी तेजी से क्यों फैला? क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के ही गांव में भर्ती हो गए और खुद किसान परिवार से थे, आए थे गांव घूमने, तो देखे तो भर्ती हो गए। 1820 के दशक की तुलना में 1857 के ठीक पहले के सालों में अंग्रेजी अफसर और भारतीय सिपाहियों के संबंधों में क्या बदलाव आया? पहले क्या थे, उनके साथ हंसी मजाक करते थे, दोस्ताना थे, और अफसरों में श्रेष्ठता की भावना थी तथा शारीरिक हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ गई। बाद में लेकिन क्या हो गया? दोस्ताना संबंध खराब हो गया। हनवंत सिंह वाला कहानी तो सुन ही लिए, 270 नजदीक है। 1840 के दशक के ब्रिटिश अफसरों के व्यवहार में क्या बदलाव आने लगे? बीच में तो दोस्ताना था, 1820 में उनमें श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगे, नस्लता का भाव पैदा होने लगे। 1840 के दशक के बीच अफसर और सिपाहियों के बीच बढ़ते फासले का एक मुख्य उदाहरण क्या था? चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना। अफसर और सिपाहियों के बीच भरोसे की जगह संदेह न ले ली थी और चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना एक बढ़िया घटना। मतलब देखो, चिकना वाला कारतूस दिया जा रहा है किसको? अफसर को, और बाकी इसको खराब वाला, ये अफसर है तो चिकना कारतूस दिया जा रहा है। बंगाल आर्मी सिपाहियों में बहुत सारे सिपाही मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से शामिल हो गए? अवध और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी 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 कौन हो गया? इधर बनाना हो गया, तो यही। इतिहास में किस क्षेत्र में बंगाल आर्मी का पौधशाला बोला गया? अवध को। ये सेम सवाल बिहार एसआई में अभी 78 पोस्ट में पूछा गया था, बंगाल आर्मी का पौधशाला। सिपाही और ग्रामीण जगत के बीच मजबूत संबंधों के कारण जन विद्रोह के रूप में रंग रूप पे क्या प्रभाव पड़ा? जब सिपाही हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जाते, सब विद्रोह करते। अंग्रेजों की अपनी राय के अनुसार विद्रोही को किस रूप में देखते थे? तो
आसान फरोश और बब्बर लोगों का झुंड है ये। आसान फरोश और बब्बर लोगों का झुंड है ये। सबको बब्बरे मानता। विद्रोही के नजरिए को समझने के लिए हमारे पास लिखित दस्तावेज या स्रोत की कमी क्यों है? विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, तो घंटा लिखते। लिखने आया ही नहीं। विजय सावरकरी लोग लिखे, बाद में न लिखे। 1840 के दशक में ब्रिटिश अफसरों और भारतीय सिपाहियों के संबंधों का मुख्य बदलाव क्या है? ये यार कितनी दफा बताया। टू 71। अठारह सौ विद्रोही अपने नजरिए को समझने के लिए हमारे पास दस्तावेज, ये स्टेटमेंट भी दे सकता है दोस्त। 1857 के विद्रोही के इतिहास को दोबारा रचने के लिए इतिहासकार को मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ता है? विद्रोही द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो ये कैसे वो लिखेगा अपना आत्मकथा? अंग्रेजी दस्तावेज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना है इस बात की कि इससे अफसरों की सोच तो पता चलती है, पर विद्रोही की चाहत कम पता चलती है। उन पर निर्भर है, पहले भी निर्भर थे, अभी भी। 1857 के विद्रोह द्वारा जारी की गई घोषणाओं का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? कि उनमें जाति धर्म भेद किए बिना समाज की सभी ताकतों का आह्वान किया गया। जैसे आजमगढ़ घोषणा, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में जनता को इस लड़ाई में शामिल करने के लिए किनकी दुहाई दी गई? तो मोहम्मद और महावीर की। मोहम्मद और महावीर, मोहम्मद मुस्लिम, महावीर हिंदू, बहादुर शाह की। विद्रोही वास्तव में क्या चाहते थे, इसकी जानकारी देने के लिए कौन सी घोषणा की गई? विद्रोही क्या चाहते हैं? तो आजमगढ़ घोषणा। 25 अगस्त है, याद रखना, पहचान लो। भूत पिचास भागे। 23 नहीं है, ठीक है, 25 अगस्त है। आजमगढ़ घोषणा कब है? आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857। आजमगढ़ घोषणा के अनुसार हिंदू और मुस्लिम दोनों प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषी गणनाओं में किस बात पर सहमति थी? अब भारत में अंग्रेजों के पैर नहीं टिक पाएंगे, यही समानता थी। विद्रोह के दौरान जारी इश्तेहारों में किस अतीत का गौरवगान किया जा रहा है? मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदाय के सह अस्तित्व का। आजमगढ़ घोषणा में तो यही सब लिखा ही हुआ है कि अंग्रेजों से पहले कैसे हिंदू मुस्लिम मुगल साम्राज्य में रहते थे, अभी क्यों नहीं रह सकते। मौर्य साम्राज्य का थोड़ी ना है आजमगढ़ घोषणा, सब मुगल साम्राज्य की बात करेगा। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा मोहम्मद महावीर। 1857 के विद्रोह का इतिहास लेखन में इतिहासकारों को अनिवार्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे कम थे। विद्रोही नेता आमतौर पर जारी अपनी रणनीतियों अंतिम लक्ष्य को लेकर व्यापक और विस्तृत लिखित दस्तावेज छोड़ गए थे। इन्हें समझने के लिए ब्रिटिश नज़रिया जरूरी है, गलत है। ये लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो कहाँ से दस्तावेज छोड़ के जाएंगे, है कि नहीं? अठारह के विद्रोह के दौरान विद्रोही द्वारा एकता की कल्पना
विजन ऑफ यूनिटी को स्थापित करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों के संदर्भ में विचार कीजिए। विद्रोही द्वारा जारी की गई घोषणाओं की धार्मिक पहचान सर्वोपरि मानते हुए सामाजिक और जातीय विभाजन को गहरा प्रयास करने का प्रयास किया गया था। विजन ऑफ यूनिटी गलत है। विजन ऑफ यूनिटी में क्या था? कोई जाति कोई धर्म भेद हो सबको आह्वान किया जाएगा, ना कि विभाजन का गहरा किया जाएगा। आजमगढ़ घोषणा में बोला गया था ना ये बात। ऐसे भी 1857 में क्या देखते हैं? हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखते हैं। मुस्लिम शासकों या नवाबों की ओर से जारी आधिकारिक घोषणाओं में भी बहुसंख्यक हिंदू समुदायों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सचेत रूप से सम्मान रखा जाएगा। बिल्कुल विद्रोह की प्रकृति सामूहिक चेतना को जगाने के लिए ब्रिटिश शासन से पूर्व साझा हिंदू मुस्लिम अतीत और मुगल साम्राज्य के अतीत समुदाय का अस्तित्व गौरवान्वित किया जाएगा। बहादुर शाह जफर के नाम से जारी की गई घोषणा में केवल इस्लामिक प्रतीक की दोहराई गई है, गलत। हिंदू मुस्लिम दोनों, हिंदू की ओर से महावीर, मुस्लिम की ओर से मोहम्मद, 2-3 सही है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। 25 अगस्त 1857 आजमगढ़ घोषणा जारी की गई। इसके अंदर राजनीतिक और सामाजिक संदेश के संबंध में कौन सा बात सबसे तार्किक लग रहा है आपको? तो ये ग ब्रिटिश घोषणा पत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को अधर्मी षड्यंत्रकारी के रूप में परिभाषित करते हैं और अपनी सामूहिक धार्मिक असीमता की रक्षा के लिए धनवान मुखिया आम जनता के बीच एक पवित्र गठबंधन और साझा त्याग की मांग करते हैं। तो क्या बोला गया? गठबंधन और साझा त्याग। आजमगढ़ घोषणा में पाठ में गहराई से पढ़ने पे पता चलता है कि वह समाज के सभी धनवान शाही परिवार ताल्लुक से रखने वाले हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग को, चाहे धनवान हो, शाही परिवार हो, हिंदू मुस्लिम हो, एकजुट होने के लिए कहता है। यह इसे एक भारतीय धर्म युद्ध कहता है जहां अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना घर छोड़ना पड़े और जीवन संपत्ति की त्यागना पड़े। तो ये सही है। 272 ब्रिटिश सरकार के किन बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था? सरकार ने किन बहुमूल्य चीज़ों पे? नील तो करेगा ही, नील का खेती। कपड़ा तो हम लोग को पहनाया ही, अब व्यापार करने के लिए जहाज तो लिया ही। अंग्रेजी सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भारतीय कर्मचारियों की क्या स्थिति थी? उन्हें तनख्वाह कम मिलती थी, कोई ताकत नहीं थी, केवल अंग्रेजों के आरक्षित थे। यूरोपीय लोगों ने भारतीय बुनकरों, बढ़ई लोहारों, मोचियों को किस प्रकार बेरोजगार कर दिया? तो इंग्लैंड में बनी चीज़ों को भारत में लाकर। घोषणाओं के अनुसार पंडितों फकीरों का क्या कर्तव्य था? तो वो खुदा को बादशाही सरकार के सामने पेश करे और इस पवित्र युद्ध में अपनी भूमिका निभाए। अरे मेन तो यही बोला जा रहा है ना, पंडित को चाहे फकीरों को, मौलवी को चाहे महावीर को, कि आप इस पवित्र युद्ध में अपनी भूमिका निभाए। शांति उपदेश ही सब नहीं, समझौता नहीं, काहे बोला जाएगा? इस पवित्र युद्ध में साझा भूमिका निभाए सभी लोग, साझा भूमिका। गाद्यांश के अनुसार अंग्रेजी सरकार के किस कदम ने जमींदार को अदालतों में घसीटने और गिरफ्तार होने पर मजबूर किया? क्या बोल रहा है
कि जो जमींदार है, अंग्रेजी सरकार के किस कदम ने जमींदार को अदालतों में घसीटने और गिरफ्तार होने पर मजबूर कर दिया? तो बेहिसाब भू राजस्व थोपना और बकाया लगान के कारण जागीरों को नीलामी करना। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा भू राजस्व थोप दिया और बकाया लगान की वजह से जागीरों को नीलामी किया, जिससे जमींदार को अदालतों में गिरफ्तार किया जाता। ब्रिटिश सरकार ने किन प्रमुख व्यवसायों पर अपना एक अधिकार स्थापित कर दिया था? नील पे करेगा ही, कपड़े पे करेगा ही, जहाज पे करेगा ही। ब्रिटिश प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी को बादशाह सरकार का साथ देने शुरू में कितने रुपये माह तनख्वाह देने का वादा किया? बोला कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिलहाल तुमको 200-300 रुपया मिलेगा, मतलब कि चतुर्भुज स्थान वाला रेट, बाद में तुमको और पैसा देंगे, ये वादा किया। तो ये वाला रेट मिलेगा, बाद में तुमको और देंगे। भारतीय बुनकर, लोहारों, मोचियों को किस प्रकार बेरोजगार किया? तो यहाँ पे सामान भर के। पंडित फकीरों से क्या बोला कि इस पवित्र युद्ध में आप शामिल हो? आर्थिक युद्ध नहीं बोला, राजनीतिक युद्ध नहीं बोला, आधुनिक युद्ध नहीं बोला, बोला एक पवित्र युद्ध है जिसमें आपको भी शामिल होना है। अब है जमींदारों के विषय पर गहन विश्लेषण। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जमींदार वर्ग के दमन और उनके प्रति अपनाए गए प्रशासनिक और न्यायिक नीति के पीछे निहित मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या पैदा था? तो अत्यधिक भू राजस्व थोपना, दीवानी अदालतों में जानबूझकर अत्यधिक खर्च, स्टाम्प शुल्क बढ़ाना, ताकि प्रतिवादियों को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर उनके सामाजिक वर्चस्व को नष्ट किया जा सके। वाणिज्यिक सरकार के पीछे तानी बानी क्या थे? तो इस पर कब्जा कर लिया था, इस पे पूर्ण एकाधिकार मोनोपोली था, वही ऑप्शन होगा। ठीक है, बताइए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले बादशाही सरकार का पक्ष लेने वाले को क्या है? फिलहाल तो तुमको 200-300 रुपये देंगे, CS वाला रेट, बाद में तुमको और देंगे। औद्योगिकीकरण और कारीगर क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया? यहीं पे बहुत सारा सामान लाके भर दिया। धार्मिक नेतृत्व में क्या बोला कि ये सीमित नहीं, विभिन्न धार्मिक लोगों को, देखो साझा शब्द है, बोला था विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग, बैकग्राउंड के लोग साझा औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक हुए और जन अभिभावक के रूप में आप इसको मान्यता दें और इस पवित्र युद्ध में शामिल हुए। यही ना आह्वान किया था फकीर और पंडितों को, यही चीज़ के लिए ना। पेज नंबर तो नहीं है। सिपाही क्या सोचते थे? विद्रोही सिपाही की अर्जी के अनुसार अंग्रेजों ने किसकी सहायता और कृपा से भारतीय इलाकों को जीता? तो अंग्रेजों ने ईश्वर की कृपा से और हिंदुस्तानी सिपाहियों की गति से। आधुनिकता से नहीं, आधुनिक सेना के बल पे नहीं, मराठा शासकों के सहयोग से नहीं। अंग्रेजों ने सिपाहियों के लिए इंग्लैंड में नए कारतूस को बंदूक लाने का हुक्म किस वर्ष जारी किए? सन 1857, क्योंकि इसी समय क्रांति हुआ। देखो ये करा, ये ध्यान रखना, ध्यान दें।
इस लाइन और हार्डिंग शामिल किया था, याद है ना, रॉयल इनफील्ड राइफल। अंग्रेजी अफसरों ने सबसे पहले किस रेजिमेंट के सवारों को नए कारतूस काटने का 3 गति का काम भी करा? थर्ड लाइट कैलेवरी को। 22 का नाम कहाँ पे आता है कि मौलवी अहमदुल्ला का साथ दिया चिन्हट के युद्ध में। और जो है 41वीं इन्फेंट्री का नाम कहाँ आता है, तो ये हियर्से को टारगेट मिल लिया। थर्ड इन्फेंट्री का नाम कहाँ पर आता है, तो सबसे पहले कारतूस का प्रयोग कारतूसों का विरोध करने पर अंग्रेजों ने कितने भारतीय सिपाहियों को गिरफ्तार करके जेल में रखा, तो 84 सिपाहियों को। ठीक है, 84, कोई राशि नहीं दिया, 84। सिपाहियों के अनुसार वो अंग्रेजों के खिलाफ 2 साल तक किस मुख्य उद्देश्य से अपनी आस्था और महजब धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा आस्था और महजब दूषित न हो। दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने बरेली में हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए कितनी राशि खर्च की? 50,000 तक खर्च की। राय बरेली में हुआ राय बरेली में 50,000 खर्च किए। कारतूस का विरोध किया तो राशि बहू को गिरफ्तार। सिपाही के संदर्भ में विद्रोही सिपाही के अनुसार अंग्रेजों ने शुरुआती में से छल कपट की नीति अपनाई और भारतीय राजाओं की सेनाओं की कभी कभी वफादारी से अपनी सेवाएं प्रदान नहीं की। अंग्रेजी सरकार हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक विभाजन पैदा करने का प्रयास केवल वैचारिक प्रयास तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके राजकोष पर भी वित्तीय संसाधन आवंटित किए। विद्रोही का मूर्ख तर्क यह था कि युद्ध के प्राथमिक उद्देश्य 2 वर्षों तक अपने धार्मिक सिद्धांत। कौन सा सही है? केवल 2 थे। देखो, ये जो है सिपाही क्या सोचते थे विद्रोह के बारे में, ये सवाल है। ये कथन सही है कि नहीं? धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए केवल गलत सलत फैलाया ही नहीं, गाय और ये मतलब मांस वगैरह बात बात केवल फैलाया ही नहीं, राजकोष पे भी खर्चा किया। याद है ना, राय बरेली था, इसमें तो 50,000 रुपया खर्च किया कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए। और तीसरा, सिपाही क्यों लड़ रहे थे? ताकि उनका जो धर्म है, उनका जो पवित्रता है, वो नष्ट न हो। ये तीसरा गलत है। अंग्रेजों ने शुरुआत से छल कपट नीति अपनाई और भारतीय राजाओं की सेनाओं को कभी भी वफादारी से अपनी सेवाएं प्रदान नहीं की। अरे कई वो राजाओं की सेनाओं को रखा था अपने में। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है? हमारे पुरखों ने, सिपाही बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की और हम भी उनकी नौकरी में आए। ना हमने कभी पैर पीछे खींचे, ना कोई बहाना बनाया। यह दर्शाता है कि शुरुआत में पूरी तरीके से वफादार थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमसे बाद में विश्वासघात किया। और यह भी दिखाता है कि सिपाही यह सोचते हैं कि ना केवल वैचारिक मतभेद फैला रहे, पैसा से भी खर्च कर रहे हैं। जस्ट लाइक ब्रिटिश छावनी के अधिकारियों ने थर्ड लाइट कैवलरी के विरोध करने वाले 84 सिपाहियों की कड़ी सजा दी। बिल्कुल 3 का तिगरा काम भी करा, 84 राशि वो को सजा।
अंग्रेजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विद्रोही सैनिकों के मन में भय पैदा करना था, ताकि भविष्य में भारतीय सैनिक नए कारतूस को दांत से खींचने के आदेश से मना न कर सके। बिल्कुल कथन कारण सही है। थर्ड लाइट कैलेवरी के सिपाहियों ने कारतूस के बहिष्कार किए जाने पर अधिकारियों द्वारा उठाए गए रणनीतिक जवाब क्या है? जब थर्ड लाइट कैलेवरी विद्रोह किया तो अधिकारी क्या कदम उठाए कि पहले अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंट परेड पर कार्रवाई की, फिर 1400 अंग्रेजी सैनिक यूरोपीय बटालियन और तोपों के साथ भारतीय सैनिकों को घोरा। इसके बाद 84 को गिरफ्तार किया। कहाँ पे पहुंच गए? पहला सही है कि नहीं बताओ। 1857 के विद्रोह के सामाजिक आर्थिक वैचारिक स्वरूप के बारे में बताएं। विद्रोही के मन में ब्रिटिश भू राजस्व विदेशी व्यापार के प्रति गहरा असंतोष था, क्योंकि ये इसे पारंपरिक भूस्वामिक दस्तकार बुनकर दोनों के साथ तबाह कर देती है। सही है। विद्रोही ग्रामीण क्षेत्र में सूदखोरों को जनता और उत्पीड़क मानते थे, जिसके कारण उन्होंने अनेक बही खाते जलाए, तोड़फोड़ की। ये भी सही है। विद्रोही उद्घोषणाओं में केवल धार्मिक पहचान को आधार बनाकर लोगों को एकजुट किया था, जबकि आर्थिक और सार्वजनिक भलाई के मुद्दों को पूरी तरह छोड़ दिया था। गलत। विद्रोही का मुख्य सामाजिक लक्ष्य ऊंच नीच को सौंपना, पूरी तरह बनाए रखते हुए केवल ब्रिटिश सत्ता को करना। ऊंच नीच क्यों भाई, सब हम लोग एक हैं। साझा लड़ाई की हमेशा बात कर रहा है। और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक मुद्दा भी तो था विद्रोही के लिए, है कि नहीं? तो दिमाग लगाने वाला बात है। 1857 के विद्रोह के दौरान स्थापित वैकल्पिक सत्ता। कौन? वैकल्पिक सत्ता की तलाश और प्रशासनिक संरचना के प्रयास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानीय पर विद्रोही द्वारा स्थापित सत्ता संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरत को पूरा करना। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और पदों पर नियुक्ति के लिए विद्रोही नेता 18वीं सदी के मुगल जगत और पुरानी दरबारी संस्कृति से प्रेरणा ले रहे थे। सही है। विद्रोही नेता और आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांत को अपनाते हुए एक पूर्णतः नई प्रगतिशील प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। विद्रोही नेता आधुनिक लोक देखो, वैकल्पिक सत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानीय विद्रोही द्वारा स्थापित सत्ता संरचना के प्राथमिक उद्देश्य की जरूरतों को पूरा करने। सही है। मुगल जगत को प्रेरणा ले रहे थे, ये सही है। नई आधुनिक लोकतंत्र को अपनाया था क्या वो लोग? नहीं, ये नहीं अपनाया था आधुनिक लोकतंत्र को। आधुनिक लोकतंत्र को नहीं अपनाया था। वो लोग क्या चाहते थे विद्रोह के बाद? जब विद्रोह के बाद वो पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा दिया। ठीक है। पूर्व में जो था उसको स्थापित करना चाहते थे। पूर्व में जो व्यवस्था था, ये बात था। गद्यांश के अनुसार लोग किस मुख्य डर के कारण वे अफवाहों पर भरोसा करने लगे? ईसाई बनाने का डर। वही अफवाह पे करने लगे कि कहीं हमें ईसाई न बना दे। कर वृद्धि का डर क्यों रहेगा भाई? इससे ज़्यादा डर है धर्म का। ये लेकिन अच्छा सवाल था। अठारह के विद्रोह के दौरान विद्रोही के ग्रामीण इलाकों में किसे अपना निशाना बनाया? ग्रामीण इलाकों हो, शहरी इलाका हो, सब जगह केवल साहूकार ही सबको ही निशाना बनाया। विदेशी व्यापारी को क्यों? अधिकारियों को क्यों?
एक से अधिक नहीं, शुद्ध घोड़े को होगा। तभी ना यहाँ पे बोल रहा है कि किसको नष्ट करेगा। हैं, बही खाता कौन? बही खाता तो इसका नहीं था, बही खाता इसका नहीं था, बही खाता इसका नहीं था, इसी का नहीं है। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे